आप आरएसएस के 100 साल की बात कर रहे थे, तो मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था, ये 15 अगस्त को लाल किले वाला, उसमें वो बोल रहे थे कि आरएसएस जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनजीओ है। तो मैं जब पता कर रहा था, मुझे ज़्यादा नहीं पता था, मैंने ये नूरानी जी की किताब पढ़ी, एजी नूरानी दी आरएसएस पढ़ा था मैंने, थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो जब अगर वो एनजीओ है तो वो ऑडिट क्यों नहीं कराते? नहीं, आरएसएस खुद अपने आप को एनजीओ भी नहीं कहती, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी ने जो आरएसएस के स्वयं सेवक कह दिया और इससे एक बहस शुरू हो गई। आरएसएस अपने आप को एनजीओ नहीं कहता। तो क्या कहता है फिर? आरएसएस अपने आप को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इस देश के इथोस को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और देश में राम राज्य लाने के लिए कर रहा है, जो उसके अनुसार पहले था। तो उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए इस देश में काम कर रहा है। वो अपने को ये कहता है और वो किसी भी फ्रेम में आना ही नहीं चाहता कि मैं एनजीओ हूँ कि और जीओ हूँ या नहीं हूँ, मैं वो छुपाए रखता है इसको। जी। मोहन भागवत अपने स्पीच में कहते हैं कि हिंदू महिलाओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और उसी बेसिस पे मुस्लिम समाज को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, विलनाइज किया जाता है। तो पहली बात तो मोहन भागवत जी के लिए हिंदू महिलाएं जो है वो बच्चे पैदा करने की मशीन उन्हें समझते हैं और एक तरह से पॉपुलेशन मिथ का यूज़ करके दूसरी तरफ फेक नैरेटिव्स चलाते हैं। तो इसके बारे में अगर कुछ कहना। ज़रूर। देखिए, आरएसएस अपने शुरुआत से ही, चूँकि ये जब बना 1925 में और हिंदू महासभा उससे पहले बन गई थी और मुस्लिम लीग का जो भी प्रारूप है वो और भी पहले बन गया था 1906 और उस तरह के ख्याल वो समाज के मिडिल क्लास में पेनिट्रेट कराए गए थे, जिसके बारे में ये समझा जाता है, इसके बहुत सबूत नहीं मिलते चूँकि सबूत छोड़े नहीं गए हैं, कि ब्रिटिश इस सब को नर्स कर रहे थे। लेकिन जो लॉजिक है वो उस ओर जाता है कि 1857 के गदर में उनको एक परेशानी हुई थी कि हिंदुस्तान जो था उसकी जो हिंदुस्तानी आबादी थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे के साथ थे, इन दोनों ने मिल के वो लड़ाई लड़ी थी 1857 की, और इसको वीर सावरकर तक ने दर्ज किया है, अगर उनको वीर भी कहा जाए। तो सावरकर साहब ने जो एक बड़ा काम कर रखा है जीवन में, जिसके लिए उनको निश्चित तौर पर वो उसके बधाई के पात्र हैं, वो ये है कि उन्होंने 1857 को वैसे ही लिखने की कोशिश की जैसे वो हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने पाया कि हमारी इस आबादी में विभाजन की कोशिशें ब्रिटिश सरकार की ओर से होते हुए हम देख रहे हैं। उन्होंने औरों को भी सिर्फ इतने में ही नहीं रुके, वो दलितों के भी जो इश्यूज थे उनको नर्स करने में वो तो सब बहुत सारा उसमें रिकॉर्ड्स पर है। वो चाहते थे कि विभिन्न किस्म से आबादी बंटी रहे, क्योंकि वो तो कितने 3-4 लाख लोग थे। बिल्कुल। और इस देश पे उस ज़माने में मेरा ख्याल है कि एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम कई करोड़ों में थे। मेरा ख्याल है हम 17-18 करोड़ उस समय लोग थे, तो 4 लाख लोग 17-18 करोड़ लोगों पे रूल कर रहे थे और हमारा तो भूगोल भी तब बहुत बड़ा था। तो उसके लिए उनके लिए ज़रूरी था कि हम डिवाइड रहें। तो ये सबसे बड़ा डिवीज़न था। चूँकि आज पाकिस्तान बांग्लादेश को अगर एक साथ हम जोड़ लें तो ये आबादी 40-60 करीब हो जाएगी या 45-55 हो जाएगी। इतना बड़ा डिवाइड इसमें करने का मतलब उनके लिए बहुत आसान था और आसान हुआ। पूरी ये ठीक है कि द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से बहुत सी सहूलियतें हुई और अल्टीमेटली हम आज़ाद हो गए, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता। राष्ट्रीय आंदोलन हमारा था, सही है, लेकिन हमारी सफलताएं उतनी आसान नहीं थी। अगर मतलब एक समाजवादी देश रूस के तौर पर न बना होता, द्वितीय विश्व युद्ध न हुआ होता, उसमें हिटलर की हार न हुई होती, पश्चिम कमज़ोर न हुआ होता, ये सब चीज़ें, ये सारे तर्क मिलजुल के वहाँ हमें ले आते हैं जहाँ हमें आज़ादी मिली और उसमें सहूलियत हुई। लेकिन जहाँ तक ब्रिटिश हुकूमत की बात है, उनके लिए तो ये यहीं भारत की ही बात नहीं है, जहाँ जहाँ वो थे उन सब जगहों में उन्होंने यही कोशिश की। और दूसरे भी थे, जहाँ फ्रेंच थे, जहाँ अन्य थे, पोर्चुगीज़ थे, सब लोग ये कोशिश करते थे कि उस जिस आबादी पर वो रूल कर रहे हैं वहाँ डिवीजन्स रहें। डिवीजन ही उनको मौका देते थे कि वो कहें कि आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए आपको हमारी ज़रूरत है। ये लॉजिक लाते थे, नहीं तो इंपीरियलिस्ट लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। तो आरएसएस उसी की पैदावार है।
तो वो मुस्लिम हेट पे जब आता है, ये वाली बात जो आपने कही, उस पे आता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो ये लोग आंकड़ों में झूठ बोलते हैं, एकदम बुनियाद से झूठ बोलते हैं। 77 सालों में, अब तो उससे ज़्यादा हम लोग हो गए और 2 साल बाद हो जाएगा पूरा 80, तो हम अभी 14.5% हैं लास्ट सेंसस में, 14.5%। लेकिन ये जब बोलेंगे तो कभी कोई कहेगा 30 करोड़, कभी कोई कहेगा 25 करोड़, कभी कोई कहेगा 20%, कोई कहेगा 30%, 80-20, कोई कहेगा कैलकुलेशन करके कि 36 में मुसलमान प्रधानमंत्री होगा, कोई कहेगा 47 में। इस तरह के जार्गन्स फेंकते हैं जो डरावने हैं, जो रियल नहीं है, और इन डिटेल्स में कोई नहीं जाता। और आपने जो, सॉरी इंटरप्ट कर रहा, जी, आपने जो ये बोला ना 36 और 47 में, वो जो बंगाल फाइल्स का ट्रेलर में भी ये सीन डाल दिया। हाँ, ये सब डालते हैं, और ये सब ये रेगुलर डालते रहते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहेंगे, 47 में मुसलमान प्रधानमंत्री होगा अगर हिंदू नहीं जागे। राइट। तो हिंदू जगाने का डर तो उसमें ये बच्चों वाला आता है। राइट। तो आप बताइए कि आप कहते हैं कि आपके पास 3-4 करोड़ स्वयंसेवक हैं, और आप कहते हैं स्वयंसेवक जो है उनको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। ये 3 करोड़ जो हिंदू, आप तो हिंदू ही स्वयंसेवक है, मुसलमान को तो बनाते नहीं हैं आप। तो ये सब अगर इनको आप शादी करने देते, ये नॉर्मल होते, तो ये 2 ही बच्चे पैदा करते, तो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर देते। आपकी तर्क से, वैसे तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। भारत में तो ये आंदोलन चले हैं और तर्क संगत है ये, कि हमें भाई, जो हमारी आबादी दुनिया में अब हम सबसे ज़्यादा है, 146 करोड़। चाइना भी अपनी एक स्टेज पर रुक गया है, और उसमें हम 2-3 राज्यों का, इनका जो नॉर्थ के बीमारू स्टेट हैं, बिहार सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन्हीं राज्यों में ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनमें आर्थिक कठिनाइयाँ हैं, इनमें बेतरह गरीबी है। बिहार की गरीबी तो सब सहारन अफ्रीकन देशों से पुअर है। तो हमें तो सवाल वहाँ का ये होना चाहिए कि आबादी बढ़ाने का सवाल होना। आप चाहते हैं बिहार में और ज़्यादा आबादी हो? अरे भाई, बिहार को गरीबी से निकालो, बेरोजगारी से निकालो, आबादी को नॉर्मल करो कि वो नेशनल रेशियो के पास आए। अब थोड़ा आंकड़ों की बात करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो मुस्लिम में जो जिस तरीके से बर्थ रेट जो है, उस जैसे जैसे मतलब उनके अंदर एजुकेशन और रिफॉर्म्स और अवेयरनेस बढ़ा है, उनका बर्थ कंट्रोल रेट जो है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जिस तरीके से मतलब रेगुलेट हो रहा है, उतना हिंदुओं में नहीं हो रहा है। ये मतलब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आंकड़े हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक भ्रम, एक मिथ फैलाया जाता है? ये तो सच्ची बात है भाई। लालू यादव के कितने बच्चे थे? मुसलमान है। हाँ। नरसिंह राव कितने भाई बहन थे? इवन मुझे पता चला कि मोदी, नरेंद्र मोदी कितने भाई बहन हैं? ये मुझे तब वही कह रहा हूँ, 7 भाई। ये तो सब हिंदू हैं। हाँ। लेकिन ये इसलिए है कि जो इन सब की बैकग्राउंड है उसमें मैं भी 4 भाई बहन। एनटी रामाराव कितने भाई बहन बच्चे थे उनके सबके? करुणानिधि, ये सब करुणानिधि, ये सब इसकी वजह बैकग्राउंड है। सही बात। जब आप वहां से आते हैं जहां बच्चे ज्यादा होते हैं, जहां शिक्षा नहीं होती, तो वहां बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, कठिनाइयां होती हैं। becomes a fundamental factor, you know, Yes. that it's a way to control Hindu women also. Yes. कि तुम्हारा काम यही है जिंदगी नहीं, वो तो कह रहा ही, वो तो है ही है। मैं वहां तो उतने उस पे कठिनाई पे जाऊंगा तो ये लोग उस पे पता नहीं कहाँ भाग जाएंगे। मैं बहुत सरल आंकड़ों पे आ रहा हूँ कि बच्चे किसके ज्यादा होते। मेरा दोस्त जेएनयू में पढ़ाते हैं, अभी रिटायर हो गए। हम लोगों के समय में वो थे, हम तो नहीं पढ़ पाए, वहाँ छोटा भाई पढ़ता था। मजहर नाम है उनका। मजहर, हाँ समझ गया। मजहर, एक बच्ची है उनके, एक बच्ची है। मियाँ बीवी दोनों प्रोफेसर हैं। बीवी उनकी शायद हमदर्द में पढ़ाती है। तो दोनों पढ़े लिखे हैं, तो एक बच्ची है उनके। वो तो इस्लाम में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं इस लिहाज से। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे आसपास पढ़े लिखे हैं, जो निश्चित तौर पर शिक्षा हो जाने के बाद वो बच्चों की ओर कठिनाई से देखते हैं, चूंकि उनको भी फीस भरनी है, उनको भी अच्छा स्कूल उनके लिए ढूंढना है, उनको भी प्यार से पालना है बच्चों को। और जो वर्किंग क्लास है हमारे समाज का, जिस तक शिक्षा नहीं पहुंची और उसका कोई कल्चर भी डेवलप उस तरह से नहीं हुआ, वो कठिनाइयों में है, तो उसको वो अलग तरह से चीज़ों को सोचता है। उसमें धर्म भी एक रोल करता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर रोल उसका ये है कि 4 हाथ हमारे हो जाएंगे, 4 बच्चे कमाएंगे, एक आध नहीं भी रहा,
मोर्टेलिटी भी पहले बहुत ज्यादा थी औरतों में, तो 8-9 बच्चे होते थे, 3-4 मर जाते थे। अभी हमने सारी दुनिया ने हेल्थ वगैरह पे बहुत सारा काम किया, WHO वगैरह ने, भारत ने भी उसका बहुत इम्प्लीमेंट किया, तो वो सब घटा है, वो सब भी कारण है। तो इन चीज़ों को इस तरह सतही तौर पर वही ले सकता है जिसको वो पॉलिटिक्स करनी है कि 80% आबादी को 14.5% से डरा के रखना है और कहना है कि हिंदू जाग भाई जाग, नहीं तो 47 में मुसलमान प्रधानमंत्री हो जाएगा, 36 में हो जाएगा। ये सिंपल है, ये आसान राजनीति है ना, उन सवालों के जवाब नहीं देने हैं। मोदी जी अपने जमाने में प्रचंड बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं देंगे, मोदी जी इस बात का कोई जवाब नहीं देंगे कि इतनी डिस्पैरिटी क्यों है। कि अभी हमारी इंडस्ट्री ने तो रिसर्च करके बताया इसी साल शुरुआत में कि हमारे 100 करोड़ लोग 146 करोड़ में कुछ भी खरीदने की ताकत नहीं रखते, मतलब उनकी परचेजिंग पावर नील है 100 करोड़ लोगों की। हम जो कहते हैं दुनिया में कि हम बहुत बड़े बाजार हैं, ये एक मिथ है। हम कैसे सबसे बड़े बाजार हैं? हमारे यहाँ 100 करोड़ लोग तो कुछ खरीद ही नहीं सकते। और देखिए हमारे यहाँ जो महंगी कारें हैं बहुत सी, सबसे बड़ी वाली, इनमें से बहुत सारे लोग वापस चले गए हैं। ये सब कोई नहीं बताता। टेस्ला यहाँ क्यों नहीं कारखाना लगा रहा है? क्योंकि वो जानता है कि उसकी कार के लिए यहाँ बाजार उतना बड़ा नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए बाजार उतना बड़ा नहीं है कि वो यहाँ कारखाना लगाने में आए। और अगर वो लगाने आएगा तो सरकार से बहुत सारी रियायतें लेने के चक्कर में होगा कि आप हमें ये सब दीजिए तब हम लगाएंगे। तो ये है, ये हमारा रियल सवाल है। ये रियल सवाल वो जाने नहीं देते पब्लिक में। वो इस तरह की बातें करते हैं जो बहुत सारे मासेस में, जो हमारे यहाँ गलीबुल मास है, जो किसी भी ऐसे देश में होता है जो विकासशील है, जिनमें एक बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है या अर्धशिक्षित है या कुशिक्षित है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या कुशिक्षित है। और आप देखते हैं कि जब उन्हीं में से कुछ लोग निकल के जेएनयू वगैरह चले जाते हैं तो फिर वो आप लोगों की तरह माइक लगा के अब पूरे समाज को हिलाने में लग जाते हैं। उनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारियां तो दूसरी हैं, तब वो इस काम में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो उस डिस्पैरिटी को रियल भोग के आ रहे हैं ना। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट।